रजनी बालकनी में उदासी का लिबास ओढ़ी बैठी थी। बाहर कड़क तपती धूप थी, सूरज की किरणें तेज थी, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। लेकिन इन सब से बेखबर रजनी कुर्सी पर बैठी हुई थी, जैसे उसने बर्फ की चादर ओढ़ी हो। अचानक घर के सोफे पर बैठे पति पर रजनी की नज़र पड़ी, जैसे अविनाश उसे गुस्से में खा जाएगा। क्या है? रजनी के सवाल करने भर से वो झुंझला उठा। कभी तो जीवन में खुश होना सीखो, संतोष होना सीखो। कभी तो यह स्वीकार करो कि हम कई लोगों से अच्छा जीवन जी रहे हैं। मैं मानता हूँ कि हम रिच नहीं हैं, लेकिन इतने गरीब भी नहीं हैं कि तुम्हें हर पल रोना पड़े। सदा की तरह अविनाश ने अपना आक्रोश निकाल तो दिया, लेकिन वो जानता है कि उसका भाषण रजनी के गले में आज भी कांटा बनकर चुभ गया होगा। मैं क्या करूँ रजनी का समझ नहीं पाता हूँ। आखिर कैसे उसके दिमाग में यह सत्य बैठाऊं कि जीवन बस हंसी खुशी का नाम है। पिछले 3 सालों से रजनी मेरी पत्नी है, उसकी नस नस से वाकिफ़ हूँ मैं। जो मिल गया उसकी खुशी तो उसने आज तक नहीं जताई, जो नहीं मिल पाया उसका अफसोस उसे सदा बना रहता है। मैं तो हर पल खुश रहना चाहता हूँ। जीवन है ही कितना, सांस आए तो जीवन, ना आए तो मिट्टी का ढेर। लेकिन मुझे तो खुश होने का समय ही नहीं मिलता। और रजनी पता नहीं कैसे रोने धोने के लिए भी समय निकाल लेती है। बचपन से ही ऐसी है रजनी, उसकी माँ ने कहा। पता नहीं क्यों हर पल नाराज सी रहती है। जब तक भड़क उठना उसके स्वभाव में ही है। हर इंसान का अपना अपना स्वभाव होता है, क्या करें। हाँ, और आपने कभी सुधारने की कोशिश भी नहीं की। अविनाश ने उल्हाना दिया। मम्मी, बच्चे को सुधारना माता पिता का कर्तव्य है, लेकिन आपने उसकी गलत आदतों को बढ़ावा ही दिया है। नहीं अविनाश, ऐसा भी नहीं है, सांस बोली। अगर संतोष ही रह जाती तो शादी की बात पड़ती कभी नहीं। शादी के समय मात्र बीए पास थी, अब एमए बीएड और आगे भी पढ़ना चाहती है। संतोष नहीं है तभी तो। लेकिन उसकी इस जिद में मैं पीस रहा हूँ। अपनी पढ़ाई लिखाई में उसे मेरा कोई भी काम याद नहीं रहता। मुझे अपना हर काम स्वयं करना पड़ता है, कपड़ों से लेकर नाश्ते तक। घर जाओ तो एक कप चाय की उम्मीद पत्नी से मुझे नहीं होती। मैं तो रजनी के पास होने पर खुश होता हूँ, और वह रोती है कि शादी की अगर जिम्मेदारी ना होती तो और भी ज़्यादा अंक आ सकते थे। अरे, शादी की ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है उस पर? रजनी का बड़ा भाई मेरा दोस्त भी है, कभी कभार उससे शिकायत भी करता हूँ। कुछ लोग संसार में बस रोने के लिए ही आते हैं। उन्हें चैन से खुद तो जीना आता नहीं, दूसरों को भी चैन से जीने नहीं देना चाहते। तुम रजनी को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाओ। वह अब आगे पढ़ना चाहती है तो वही पढ़ाओ उसे। मेरी जिम्मेदारी उस पर अब भारी पड़ रही है। एक दिन मैंने उसके भाई से कह ही दिया। क्या कह रहे हो अविनाश? सुधीर ने हैरानी जाहिर की तो मैं हाथ से छूट गए ऊन के गोले की तरह खुलता ही चला गया। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर रजनी चाहती क्या है। पढ़ना चाहती थी तो पढ़ती रहती, शादी क्यों की उसने? 3 साल हो गए हैं हमारी शादी को, पर परिवार बढ़ाना ही नहीं चाहती। क्या बुढ़ापे में संतान के बारे में सोचेगी? सुधीर, मेरी जगह तुम होते तो क्या यह सब सह पाते? अच्छी खासी सैलरी है मेरी, मगर हर समय यही रोना लेकर बैठी रहती है कि उसे भी काम करना है, इसलिए और पढ़ना चाहती है। एमए और बीएड करके कौन सा तीर मार लिया उसने, जो अब आगे पढ़ने की ठानी है। दरअसल उसका चाहा क्यों नहीं हुआ, यह शिकायत उसकी आदत है और यह हमेशा रहेगी। बीत जाएगा उसका भी और मेरा भी जीवन इसी तरह चीखते चिल्लाते। सुधीर चुप था, क्या कहता। जाहिर से थे उसके भी हाव भाव। मैं जानता हूँ वापस ले जाना इस समस्या का हल नहीं है, कुछ दिनों के लिए ही ले जाओ, मगर आजकल उसका रोना धोना जोरों पर है। उसे समझा पाना मेरे बस से बाहर होता जा रहा है। सुधीर सकपका गया। यह सब सुनने के बाद बोला, ठीक है, कल संडे है, मैं सुबह आ जाऊँगा। शाम तक तुम दोनों के पास रहूँगा, तुम चिंता मत करो। भाई हूँ, उसे मैं समझाऊँगा। अगली सुबह अभी हम नाश्ता ही कर रहे थे कि सुधीर ने दरवाज़ा खटखटा दिया। रजनी बड़े भाई को देखकर भी उकड़ी ही रही। यह स्टेशन पर किसी काम से आया था, सोचा आज का दिन तुम दोनों के साथ बिताऊंगा। लेकिन तुम्हारा तो चेहरा लटका हुआ है। नाश्ता नहीं किया है मैंने, तुम खिला दोगी ना? कोई प्रतिक्रिया नहीं की रजनी ने। एक मेहमान के लिए ही सही
स्वाभाविक मुस्कान भी चेहरे पर नहीं आई। मेरे भैया भाभी आए थे तो भी यही तमाशा किया था रजनी ने। रजनी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। यह क्या तरीका है घर आने वाले का स्वागत करने का? सुधीर के व्यवहार पर तनिक चौंकी रजनी कि सदा नाज नखरे उठाने वाला भाई क्या इस तरह भी बोल सकता है? रहने दीजिए ना, आप बात ही क्यों कर रहे हैं मुझसे? तुनक कर दरवाजे से हट गई रजनी और सुधीर अवाक सा कभी मेरा मुंह देखे तो कभी जाती हुई बहन का। सुधीर के चेहरे पर अपमान के भाव ज़्यादा थे। अपना ही सोना खोटा हो तो किसे दोष देता सुधीर? मेरे वे शिकायती शब्द असत्य नहीं हैं, यह स्पष्ट था। मेरी परेशानी भी कम नहीं होगी, वह समझ रहा था। माँ बीमार है रजनी, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। यह कहकर वह जाने लगी तो सुधीर ने बाँह पकड़ना चाहा, तब रजनी बड़े भाई का हाथ झटक कर बोली, मुझे तो एमएड में दाखिला चाहिए। एमएड में दाखिला लेने के लिए क्या बदतमीज़ी करना जरूरी है? सुधीर बोला, तुम्हें तो छोटे बड़े का लिहाज भी नहीं है। जब पढ़ लिख कर बदतमीजी ही सीखनी है तो तुम बीए ही अच्छी थी। सुधीर के शब्द कड़वे हो गए, जो मुझे भी अच्छे नहीं लगे। रजनी मेरी पत्नी है, उस पर कोई नाराज़ हो, मैं यह भी तो नहीं चाहता। रजनी, तुम अपने होशो हवास में तो हो। तुम बच्ची नहीं हो जो इस तरह जिद करो। अपने घर के प्रति भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी बनती है। भैया भैया, मैंने अपनी कौन सी जिम्मेदारी नहीं निभाई? मन मार कर वही तो रह रही हूँ जहाँ आपने ब्याह दिया है। काटो तो खून नहीं रहा मुझ में, और साथ ही सुधीर में भी। वह मुझसे नजरें चुरा रहा था। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। कह दीजिएगा माँ से कि अब यही मेरा जीना मरना है, बस। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? अविनाश जैसा अच्छा इंसान तुम्हारा पति है, जैसा चाहती हो वैसा ही करता है, और क्या चाहिए तुम्हें? अविनाश कमरे से बाहर चला गया। आगे कुछ भी सुनने की शक्ति अविनाश में नहीं थी। कुछ भी सुनना नहीं चाहा अविनाश ने। क्या सोचकर सुधीर को बुलाया था अविनाश ने, पर उसके आ जाने से तो सारा विश्वास ही डगमगा सा गया। तंद्रा टूटी तो पता चला काफ़ी समय बीत चुका है। शायद दोपहर होने को आ गई थी। सुधीर वापस जाने को तैयार था। बोला, अविनाश, रजनी को साथ ले जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। रजनी बिना मुझसे कोई बात किए ही चली गई। नाश्ता उसी तरह मेज पर रखा हुआ। रजनी ने मेरी भूख के बारे में भी नहीं सोचा। भूखा रहना तो मेरी तब से मजबूरी है जब से उसके साथ बंधा हूँ। कभी कभी तरस भी आता है रजनी पर मुझे। रजनी चली गई तो ऐसा लगा जैसे चैन आ गया है मुझे। अपनी सोच पर अफसोस भी हो रहा है कि मैं रजनी को बहुत चाहता हूँ, फिर उसका जाना प्रिय क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि शरीर के किसी हिस्से में समाया मवाद बह गया और पीड़ा से मुक्ति मिल गई। जिसके साथ पूरी उम्र गुजारने की सोची, उसी का चला जाना वेदना क्यों नहीं दे रहा मुझे? एक शाम अविनाश ने सुधीर को समझाना चाहा, मेरी वजह से तुम क्यों अपने परिवार से दूर रह रहे हो सुधीर? प्रीति भाभी को बुरा लगेगा। तुम्हारी भाभी ने ही तो कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, और फिर तुम मेरा परिवार नहीं हो क्या? हैरान हूं मैं अविनाश, रजनी का व्यवहार देखकर। वह सच में बहुत जिद्दी है, मैं भी पहली बार महसूस कर रहा हूँ। तुम बहुत सहनशील हो अविनाश, जो उसे सहते रहे। तुम्हारी जगह यदि मैं होता तो शायद इतना लंबा इंतज़ार न करता। अविनाश, सच तो यह है कि अपनी बहन का बचपना देखकर मुझे अपनी पत्नी और भी अच्छी लगने लगी है। दोनों में जब अंतर करता हूँ तो पाता हूँ कि प्रीति समझदार और सुघड़ पत्नी है। रजनी जैसी को तो मैं भी सह नहीं पाता। लेकिन अक्सर ऐसा होता है अविनाश, मनुष्य उस वस्तु से कभी संतोष नहीं होता जो उसके पास होती है। दूसरे की झोली में पड़ा फल सदा ज़्यादा मीठा लगता है। प्रीति की तुलना में सदा रजनी से करता रहा हूँ। माँ ने अपनी बहू का अपमान करने में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रीति रजनी जितना पढ़ लिख नहीं पाई, क्योंकि शादी के बाद हम उसे क्यों पढ़ाते लिखाते? बीकॉम पास है, बस ठीक है। रजनी को तुमने मौका दिया तो हमने झट से उसे प्रीति से बेहतर मान भी लिया, पर यह कभी नहीं सोचा कि रजनी की इच्छा का मान रखने के लिए तुम कब कब कैसे कैसे स्वयं को मारते रहे। प्रीति भाभी की अवहेलना मैंने भी अक्सर महसूस की है। रजनी के जाने से मेरा भी भला हो रहा है और प्रीति भाभी का भी। मैं भी चैन की सांस ले रहा हूँ और प्रीति भाभी भी। कैसी है रजनी?
तुमने बताया नहीं। क्या घर वापस नहीं आना चाहती? क्या मेरी जरा सी भी याद नहीं आती उसे? पता नहीं, मुझसे तो बात भी नहीं करती। प्रीति से भी कटी कटी सी रहती है। किसी के साथ खुश भी है वह। तुम बुरा मत मानना सुधीर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके जीवन में कोई और है या था? कहीं उसकी शादी जबरदस्ती तो नहीं की गई? अविनाश सहसा पूछा तो सुधीर के माथे पर कुछ बल पड़ गए। मैंने माँ से भी इस बारे में पूछा था। तुम मेरे मित्र भी हो अविनाश, तुम्हारे साथ जरा सी भी नाइंसाफ़ी मैं नहीं सह सकता, क्योंकि पिछले 7 सालों से मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हारा चरित्र सफ़ेद कागज के समान है। कोई तुम्हारी भावना का अनादर क्यों करे? मेरी बहन भी क्यों? जहाँ तक माँ का विचार है तो वे यही कहती हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आज मैं आ जाऊँ उसे वापस ले आने के लिए? आखिर कोई कुछ तो इस समस्या का समाधान होना चाहिए ना। रजनी मेरी पत्नी है, कुछ तो मुझे भी करना होगा ना। सुधीर की आंखें भर आई। उसने अविनाश का हाथ कस कर पकड़ लिया। संभवत उसे भी यही एक रास्ता सूझ रहा होगा कि अविनाश कुछ तो करे। अगली सुबह अविनाश अपनी ससुराल पहुंच गया। पूरे 15 दिन बाद अविनाश रजनी से मिलने वाला था। सड़क की मरम्मत का काम चल रहा था। पूरे रास्ते पर कंकर बिछे थे, इसलिए स्कूटर घर से बहुत दूर खड़ा करना पड़ा। पैदल ही घर तक आया, इसीलिए अविनाश के आने का किसी को भी पता नहीं चला। अविनाश घर के आंगन में खड़ा था। माँ और भाभी दोनों रसोई में व्यस्त थीं। उन्होंने अविनाश को देखा नहीं। चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़कर अविनाश ऊपर रजनी के कमरे के पास पहुंचा और पति के अधिकार के साथ दरवाज़ा धकेला। अविनाश ने। रजनी को लगा कि यह भाभी है। प्रीति, तुम जाओ, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। जानती हूँ तुम्हारी चापलूसी को, सभी को मेरे खिलाफ भड़काती हो। गवार अनपढ़ कहीं की, तुम जलनखोर हो, मुझसे जलती हो। रजनी की यह भाषा सुनकर अविनाश हक्का बक्का रह गया। आहट पर ही इतनी बकवास कर रही है तो आमने सामने झगड़ा करने में उसे कितनी देर लगती होगी। कैसी औरत मेरे पल्ले पड़ गई है जिसका एक भी आचरण मेरे गले से नीचे नहीं उतरता। अच्छा, प्रीति भाभी क्यों जलेगी तुमसे? ऐसा क्या है तुम्हारे पास, जरा बताओ तो मुझे। तुम तो मानसिक रूप से कंगाल हो। काटो तो खून नहीं रहा रजनी में। अविनाश के स्वर और अविनाश की उपस्थिति की तो उसने कल्पना भी नहीं की होगी। अफसोस हुआ अविनाश को खुद पर और सहसा अपना आक्रोश न रोक पाने पर। प्रीति भाभी के अच्छे व्यवहार जैसा कुछ है तुम्हारे पास? तुम तो ना अपने माँ बाप की सगी हो, ना भाई भाभी की, ना ससुराल में तुम्हें कोई पसंद करता है, ना मायके में। यहाँ तक कि पति भी तुमसे खुश नहीं है। ऐसा कौन है तुम्हारा जो तुमसे प्यार करके खुद को धन्य मानता है? सन्न रह गई रजनी। शायद यह आईना उसे अविनाश ही दिखा सकता था। आंखें फाड़ फाड़ कर वह अविनाश को देखने लगी। तुम तो बस यही चाहती हो कि हर कोने में तुम्हारा ही अधिकार हो, मायके का यह कमरा हो या ससुराल का घर। हर इंसान बस तुम्हारे ही चाहने पर कुछ चाहे या ना चाहे। रजनी, यह भी जान लो कि इंसान का हर कर्म, हर व्यवहार एक दिन पलट कर वापस जरूर आता है। इतना जहर ना बांटो रजनी कि हर दिशा में बस जहर ही पलट कर तुम्हारे पास वापस आ जाए। रो पड़ा था अविनाश यह सोचकर कि कैसे इस पत्थर को समझाऊं। सामने खिड़की के पार मजदूरों के बच्चे खेल रहे थे। हाथ पकड़कर अविनाश रजनी को खिड़की के पास ले आया और बोला, वह देखो सामने उन बच्चों को। सोच सकती हो वे कैसी गर्मी सह रहे हैं? तुम कूलर की ठंडी हवा में चैन से बैठी हो ना। जरा सोचो, अगर उन्हीं मजदूरों के घर में तुम्हारा जन्म होता तो आज यही जलते कंकड़ तुम्हारा बिस्तर होते। तब कहाँ होते सब नाज नखरे। यह सब चोचले तभी तक है जब तक सब सहते हैं। तुम सुधीर की पत्नी का इतना अपमान करती हो। आज अगर वह तुम्हें कान से पकड़कर बाहर निकाल दे तब कहाँ जाओगी? तुम्हारे यह जिद, तुम्हारा लड़ना झगड़ना, क्यों मेरे साथ साथ इन सब का भी जीना हराम करके रखा है तुमने। अपना अनिश्चित भविष्य देखकर अविनाश घबरा गया था। शायद इसीलिए जैसे गया था वैसे ही लौट आया। किसी को अविनाश के वहाँ जाने का पता भी ना चला। सुधीर बार बार फ़ोन करके क्या हुआ कैसे हुआ पूछता रहा। क्या कहता अविनाश उससे? कैसे कहता मेरी पत्नी उसकी पत्नी का अपमान किस सीमा तक करती है? शाम ढल आई। संडे की पूरी छुट्टी जैसे रोते शुरू हुई थी वैसे ही बीत गई। रात के 8 बज गए।
द्वार पर अचानक किसी की दस्तक हुई। देखा तो हाथ में बैग पकड़े रजनी खड़ी थी। क्या सोचकर उसका स्वागत करूं कि घर की लक्ष्मी लौट आई है या मेरी जान को घून की तरह चाटने वाली मुसीबत वापस आ गई है। तुम? अविनाश के मुंह से निकला। बिना कुछ कहे रजनी भीतर चली गई। शायद सुधीर छोड़कर बाहर से ही लौट गया हो। दरवाज़ा बंद कर अविनाश भी भीतर चला आया। दिल ने खुद से प्रश्न किया, कैसे कोई बात शुरू करूं मैं रजनी से। कोई भी द्वार तो खुला नजर नहीं आ रहा था अविनाश को। हाथ का बैग एक तरफ पटक कर वह बाथरूम में चली गई। वापस आई तब लगा उसकी आंखें लाल हैं। चाय लोगी या सीधे खाना ही खाओगी? वैसे खाना भी तैयार है, लेकिन खिचड़ी खाना तुम्हें पसंद तो नहीं है, पर मेरे लिए यही बनाना आसान था, इसलिए 15 दिन से लगभग यही खा रहा हूँ। आंखें उठाकर रजनी ने मुझे देखा तो उसकी आंखें टपकने लगी। चौंक गया अविनाश, क्योंकि यह रोना वह रोना नहीं था जिस पर मुझे गुस्सा आता था। पहली बार अविनाश को रजनी के रोने पर प्यार आ रहा है। अरे क्या हुआ रजनी? अगर खिचड़ी नहीं खाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, अभी बाजार से कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। आप मुझे लेने क्यों नहीं आए इतने दिन? आज आए भी तो बिना मुझे साथ लिए चले आए। तुम वापस आना चाहती थी क्या? हैरान रह गया अविनाश। बाहों में समा कर नन्ही बालिका सी रोती रजनी का चेहरा ऊपर उठाया। लगा इस बार कुछ बदला बदला सा है। अविनाश को सदा यही आभास होता रहता था कि रजनी को कभी प्यार हुआ ही नहीं है उससे। तुम एक फ़ोन कर देती तो मैं चला आता। मुझे तो यही समझ में आया कि तुम आना ही नहीं चाहती हो। सहसा कह तो गया, मगर तभी ऐसा भी लगा कि मैं भी कहीं कुछ भूल रहा हूँ। मेरे मन में सदा यही धारणा रही, जो भी मिल जाए उसी को सिर आँखों पर लेना चाहिए। प्रकृति सबको एक साथ सब कुछ नहीं देती, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो सबको ही देती है। वही थोड़ा सा यदि बाहों में चला आता है तो उसे प्रश्नोत्तर में गवा देना कहाँ की समझदारी है। क्या पूछता अविनाश रजनी से? कसकर बाहों में बांध लिया। ऐसा लगा वास्तव में सब कुछ बदल सा गया है। रजनी का हाव भाव, रजनी की जिद, कहीं से तो शुरुआत होगी ना। कौन जाने यहीं से शुरुआत हो। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी और किसी तरह रजनी को पुचकार कर उसे खुद से अलग किया। दूसरी तरफ सुधीर का घबराया सा स्वर था। वह कह रहा था कि रजनी बिना किसी से कुछ कहे ही कहीं चली गई है। परेशान थे सब। शायद उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे पास लौट आई होगी। मेरा उत्तर पाकर हैरान रह गया सुधीर। वह मुझे लताड़ने लगा कि पिछले 3 घंटे से रजनी तुम्हारे पास थी तो कम से कम एक फ़ोन तो करके मुझे बता देते। उसके 3 घंटे घर से बाहर रहने की बात सुनकर मैं भौचक्का रह गया, क्योंकि रजनी मेरे पास तो अभी ही आई है। एक नया ही सत्य सामने आया। कहाँ थी रजनी इतनी देर से? उसके मायके से यहाँ आने में तो आधा घंटा ही लगता है। रजनी से पूछा तो वह एक नज़र देखकर खामोश हो गई। तुम दोपहर से कहाँ थी रजनी? तुम्हारे घर वाले कितने परेशान हैं। पता नहीं कहाँ थी मैं। यह तो कोई उत्तर नहीं हुआ। अपनी किसी सहेली के पास चली गई थी क्या? मुझसे कौन प्यार करता है जो मैं किसी के पास जाती? लावारिस हूँ ना मैं। हर कोई तो नफरत करता है मुझसे। मेरा तो पति भी पसंद नहीं करता मुझे। फिर से वही तेवर, वही रोना पीटना, मगर इस बार विषय बदल गया सा लगा। मन के किसी कोने से आवाज़ उठी कि पति पसंद नहीं करता, उसका कारण भी तुम जानती हो। जब इतना सब पता चल गया है तुम्हें, तो क्या यह पता नहीं चलता कि पति की पसंद कैसे बना जाए? प्रत्यक्ष में धीरे से रजनी का हाथ पकड़ा और पूछा, रजनी कहाँ थी तुम दोपहर से? अविनाश के गले से लग पुनः रोने लगी रजनी। किसी तरह शांत हुई। उसके बाद जो उसने बताया उसे सुनकर तो अविनाश दंग ही रह गया। रजनी ने बताया, घर की चौखट लांघते समय समझ नहीं पाई कि कहाँ जाऊं। आपने सुबह ठीक ही कहा था, मेरी जिद तब तक ही है जब तक कोई मानने वाला है। मेरे अपने ही हैं जो मेरी हर खुशी पूरी करना चाहते हैं। 3 घंटे स्टेशन पर बैठी आती जाती गाड़ियाँ देखती रही। कहाँ जाती मैं? विस्मित रह गया अविनाश रजनी का चेहरा देखकर। सत्य है, जीवन से बड़ा कोई अध्यापक नहीं है और इस संसार से बड़ी कोई पाठशाला कहीं हो ही नहीं सकती। सीखने की चाह हो तो इंसान यहाँ सब सीख लेता है, निभाना भी और प्यार करना भी। यह जो
शक्ति सुधीर के परिवार ने अब दिखाई है, यही अगर बचपन में दिखाई होती तो रजनी इतनी जिद्दी कभी नहीं होती। हम ही हैं जो कभी कभी अपनी नाजायज लाड प्यार दिखाकर बच्चों को जिद्दी बना देते हैं। एक बार तो जी में आया कि गाड़ी के नीचे कूदकर अपनी जान दे दूँ। समझ नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ। रजनी ने कहा और अविनाश अनिष्ट की सोच कर काँप गया। पसीने से भीग गया अविनाश। ऐसी कल्पना कितनी डरावनी लगती है। अविनाश ने कसकर छाती में से लगा लिया रजनी को। रजनी जोश में आकर गलत कदम उठा लेती तो मेरी हालत क्या होती। मैं ऐसा कैसे कर पाया रजनी के साथ। 15 दिन तक हालचाल भी पूछने नहीं गया और आज सुबह जब गया भी तो यह भी कह कर आया कि रजनी का पति भी रजनी से प्यार नहीं करता। रो पड़ा अविनाश अपनी नादानी पर। एक नपातुला व्यवहार तो मैं भी नहीं कर पाया ना। अविनाश, आप पसंद नहीं करते ना मुझे माफ़ कर दो रजनी। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपने अच्छा किया जो ऐसा कहा। आप ऐसा नहीं कहते तो मुझे कभी चुभता ही नहीं। कुछ चुभा तभी तो आपके पास लौट आई। मैं जानती थी आप मुझे माफ़ कर देंगे। मैं यह भी जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपने अच्छा किया जो ऐसा किया। मुझे जगाना जरूरी था। अविनाश रजनी के शब्दों पर हक्का बक्का था। स्वर तो फूटा ही नहीं अविनाश के होठों से। बस रजनी के माथे पर देर तक चुंबन देकर पूरी कथा को पूर्ण विराम दे गया। जो नहीं हुआ उसका डर उतार कर फेंका अविनाश ने। जो हो गया उसी का उपकार मान अविनाश ने ठंडी सांस ली। मैं एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ बनने की पूरी कोशिश करूँगी, रोते रोते कहने लगी रजनी। और भी ना जाने क्या क्या कहा उसने। लेकिन एक चुभन मुझे भी कचोट रही थी कि मुझे सुबह रजनी को डांटना नहीं चाहिए था। खैर, अंत भला तो सब भला। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली नई कहानी से।